नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज और शक्ति के स्टोइन मन विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाम्बी। और इस कॉमिक्स में नागराज और शक्ति पहली बार मिले थे और उन दोनों के बीच में टकराव भी हुआ था। तो ये कॉमिक्स काफ़ी मज़ेदार है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, पृथ्वी एक आश्चर्यजनक ग्रह है, ऐसा ग्रह जिसका केंद्र तो खौलते और दहकते लावे से भरा हुआ है, लेकिन जिसकी सतह के ऊपरी और दक्षिणी सिरे बर्फ की कई मीटर मोटी परत से ढके हुए हैं। और इस खौलते लावे और बर्फीली परत के बीच की हजारों किलोमीटर गहरी गहराइयों में ना जाने कितने बहुमूल्य वस्तुएं दबी हैं, ना जाने कितने बहुमूल्य खनिजों की खानें हैं और ना जाने कितने आश्चर्य छिपे हैं। मानव ने इन खनिज संपदाओं को पृथ्वी के अंदर से निकालकर अपने आराम की वस्तुएं बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नतीजे में पृथ्वी का अंतर धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है और पृथ्वी को बांधने वाली चट्टानों के बीच में दरारें पैदा होती जा रही है। लेकिन मानव ने पृथ्वी के सीने में खाने बनाकर उसके सीने को छलनी करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है। समुद्र भी मानव के इस हमले से नहीं बच पाया है, क्योंकि समुद्र के नीचे है मानव के लिए सबसे बहुमूल्य खनिज पेट्रोलियम, और इसको पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ये ऑयल रिंग यानी तेल का कुआं एक नई तकनीक द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर हम समुद्र की सतह से भी कई किलोमीटर नीचे स्थित खनिज तेल के भंडारों तक पहुँच सकते हैं। राज, इसको बनाने में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में देखे जाने वाले भारतीय चैनल पर इस कुएं पर आधारित फिल्म दिखाई जाए, ताकि पूरी दुनिया ये जान सके कि हम भारतीयों में भी ये क्षमता है कि हम अपने काम को अपने घर में ही कर सकते हैं, बिना बाहर वालों के सामने हाथ फैलाए। तुम भारतीय चैनल के जनसंपर्क अधिकारी हो और तुमने अब हमारे ऑयल रिंग को भी देख लिया है। अब बताओ, इस पर फिल्म बनाना कब से शुरू कर रहे हो? कल से ही काम शुरू करवा देता हूँ डॉक्टर मित्रा। वैसे भी इस पर फिल्म बनाना हमारे लिए भी गर्व की बात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल समय मिला तो फिर आऊँगा। लेकिन राज के रूप के पीछे नागराज ये नहीं जानता था कि उसको ऑयल रिंग पर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त समुद्र तल पर कसे ऑयल रिंग के लोहे के गर्डरों में कंपन उत्पन्न हो रहा था। और इस कंपन का कारण चाहे और कुछ भी हो, मगर कम से कम वो कारण प्राकृतिक नहीं था। कुछ ही पलों में ये कंपन सतह तक पहुंच गया था। ये क्या हो रहा है? समुद्र में एकाएक लहरें उठनी कैसे शुरू हो गई है? लहरें सिर्फ इसी कुएं के आसपास उठ रही है डॉक्टर मित्रा। आसपास का बाकी समुद्र एकदम शांत है। कुछ अजीबोगरीब घटना घट रही है। मुझे इसकी छानबीन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं राज के रूप में छानबीन करने नहीं जा सकता। मुझे नागराज के रूप में आना होगा और उसके लिए मुझे यहाँ पर मौजूद लोगों की नज़रों से ओझल होना पड़ेगा। और ऐसा कर सकने का एक सीधा सा रास्ता मेरे सामने है। थोड़ा सा लड़खड़ाना है और राज संभालो, तुम नीचे गिर जाओगे। यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि लहरों के झाग के बीच में मुझे नागराज के रूप में आते कोई देख नहीं पाएगा और मैं इस रहस्यमय हलचल का कारण पता लगाने समुद्र तल तक भी आराम से जा सकूंगा। नागराज का शरीर पानी के अंदर तीर की तरह धंसता चला गया और कुछ ही पलों बाद यहाँ पर तो पानी काफ़ी धुंधला और बहुत प्रदूषित लग रहा है। शायद तेल का पाइप बीच में टूट जाने के कारण तेल पानी में मिश्रित हो रहा है। शायद यही पानी के धुंधला होने का कारण है। परंतु तेल रिसाव का कारण क्या हो सकता है? कहीं इस क्षेत्र में कोई भूकंप तो नहीं आ रहा है जिससे पाइपों में दरारें पड़ गई हैं? खैर, कारण जो भी हो, उसका पता लगाने तो मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल मेरे फेफड़ों की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन कोई और नागराज को सतह तक जाने देने के मूड में नहीं था। ये क्या है? किसी विशालकाय ऑक्टोपस की एक सूंड लगती है।
इतने धुंधले पानी में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, पर ये जिसकी भी पकड़ है बहुत मजबूत है। मैं सतह तक जाना तो दूर, हिल तक नहीं पा रहा हूँ और मेरा दम घुटता ही जा रहा है। मैं अपने विष दंश का प्रयोग भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दांत भी इसके शरीर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से मेरी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। अगर जल्द ही ऑक्सीजन लेने में सतह तक ना पहुंचा तो यहीं पर मेरी जल समाधि बन जाएगी। पर मैं इस शिकंजे को खोलकर सतह तक पहुंचूं कैसे? ओह, एक रास्ता समझ में आ रहा है। उसका प्रयोग मैं पहली ही बार कर रहा हूँ, लेकिन शायद काम बन ही जाए। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सर्पों की बाढ़ से निकलकर समुद्र की सतह की तरफ लपकी और सतह पर पहुंचकर उन हजारों सर्पों के मुंह में ताजी ऑक्सीजन युक्त हवा भर गई। बिना कोई वक्त गवाए सर्प वापस समुद्र तल की दिशा में पलट पड़े और नागराज के शरीर में समाकर उसके फेफड़ों में उस ताजी हवा को भर दिया। नागराज के शरीर से लुप्त होती शक्ति फिर से उसकी रगों में जाग उठी और नागराज ने अपनी गर्दन पर कसे उस शिकंजे को खोल फेंका। लेकिन इससे पहले कि नागराज अपना अगला वार कर पाता, उसके शरीर पर से खुले शिकंजों की कुंडली लोहे के गड्ढरों पर जा कसी और पहले से ही गड्ढर पर पड़ चुकी दरारें और चौड़ी हो गई और कुछ पल गड्ढरों लहरों में लहराया और फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। ओह, अद्भुत शक्ति है इस प्राणी में, पर यह प्राणी है क्या? कुछ साफ नहीं दिख रहा है, पर ये कोई भी हो, इसको जिंदा छोड़ना और तबाही को न्योता देने के बराबर होगा। नागराज ने लपक कर अपने दांत उस सोड़ में गड़ा दिए और वो प्राणी जो कोई भी था तड़प उठा। अब ये बचेगा नहीं, गलकर मृत हो जाएगा। अब मुझे सतह पर चलना चाहिए। ना जाने इस टूटे गड्ढर की वजह से ऊपर क्या मुसीबत खड़ी हो गई है। सतह पर मुसीबतें खड़ी होने का दौर अभी शुरू ही हुआ था। नागराज, तुम यहाँ पर कैसे? और वो राज कहाँ गया? कौन राज? मुझे तो कोई नजर नहीं आया। फिलहाल आप लोग इस आयल रिंग को खाली कर दें। नीचे एक गर्डर टूट चुका है, ना जाने प्लेटफॉर्म कब टूट जाए। चिंता मत करो नागराज, ये आयल प्लेटफॉर्म बहुत संतुलित है। इसके 3 गर्डर भी टूट जाएं तो भी ये सिर्फ एक गर्डर पर खड़ा रह सकता है। ओह माय गॉड, देखते ही देखते पूरा प्लेटफॉर्म धंस रहा है। लेकिन ये कैसे? डॉक्टर मित्रा तो कह रहे थे कि ये आयल रिंग प्लेटफॉर्म बहुत संतुलित अवस्था में है। खैर, अब तो ये लगभग डूब चुका है, लेकिन रिंग पर मौजूद सारे लोग पानी में कूद चुके हैं। इनको एक एक करके बचाने में काफी लोग डूब जाएंगे, क्योंकि इतने विशालकाय प्लेटफॉर्म के डूबने से पानी में एक भंवर पैदा हो गया है जो पानी में मौजूद लोगों को नीचे खींच रहा है। इनको एक साथ ही बचाना होगा और उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक विशाल जाल की, सर्प जाल की, जिससे मैं सारे लोगों को एक साथ समेट सकता हूं। अब ये सर्प जाल पानी पर तैरता रहेगा और मैं इनको साथ लेकर तैरकर उस जहाज तक पहुंच जाऊंगा जो कुछ देर पहले आयल रिंग के पास से गुजरा था। जल्द ही सारे कर्मचारी जहाज पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। शुक्र है नागराज का जो वक्त पर वहां पहुंच गया। हमको उसका शुक्रिया। अरे, नागराज कहाँ गया? अरे, नागराज तो आता जाता रहता है। मुझे तो राज की चिंता हो रही है, वो ना जाने कहाँ गया। बचाओ गड़ब, मुझे ऊपर खींचो। लो, वो रहा तुम्हारा राज। डॉक्टर मित्रा, कमाल है राज, तुम कहाँ चले गए थे? जाल में बंधे लोगों में भी तुम नहीं थे। हाँ हाँ, मैं जानबूझकर जाल से बचकर बाहर ही रह गया था, क्योंकि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है और वहाँ तो सांपों का पूरा जाल था। मैं अपने आप तैरकर आप लोगों के पीछे पीछे आ गया। खैर, हमारा सपना तो पानी में डूब गया। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि प्लेटफॉर्म पानी में डूब कैसे गया। उसको हमने बहुत मजबूती और कुशलता के साथ बनाया था। अब तो कारण तभी पता चल पाएगा जब उसके मलबे को बाहर निकाला जाएगा। मलबा बाहर नहीं निकाला जा सकेगा डॉक्टर मित्रा, क्योंकि नीचे मलबा कहीं है ही नहीं। इन लोगों को जहाज पर चढ़ाने के बाद मैं एक बार फिर समुद्र तल तक गया था।
ये देखने के लिए उस प्राणी का क्या हुआ, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। ना ही आयल रिंग का मलबा और ना ही वो प्राणी। समुद्र तल में एक गड्ढा तक नहीं मिला मुझे। ऐसे गायब हो गई थी हर चीज जैसे वहां पर कभी थी ही नहीं। लेकिन आयल रिंग जैसी बड़ी चीज ऐसे बिना कोई निशान छोड़े गायब नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं पर तो है ही, लेकिन कहाँ पर है और उसे उस स्थान तक पहुंचाया कैसे गया। वो आयल रिंग कहाँ पर थी इसका तो पता नहीं, लेकिन आयल रिंग ले जाने वाला प्राणी जरूर एक अनजान स्थान पर मौजूद था। नागराज का बीज दंश उसकी जान ले सकने में असफल रहा था। ये ये क्या धामीन, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तुम्हारा एक पैर कहाँ गया? क्या तुम्हारे जैसा योद्धा अपने अभियान से असफल होकर लौटा है? नहीं सैन्याधिपति, अभियान तो सफल रहा, परंतु अपनी एक टांग मुझे अपने हाथों से काट देनी पड़ी। स्वयं काट देनी पड़ी? मगर क्यों धामिन? जवाब में धामिन सैन्याधिपति को पूरी कहानी सुनाता चला गया और फिर उसका विष शरीर में फैलते ही मेरा शरीर गलना शुरू हो गया। अगर मैं अपना पैर काटने में पल भर की भी देर करता तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता। मुझे मृत समझकर वो मानव वहां से चला गया और अपने पैर को काटने के बाद मैं दर्द से तड़प तो उठा, परंतु अपना काम पूरा करके ही वापस लौटा। शाबाश धामीन, यानी नाग पताल पहली बाजी हारते हारते भी जीत गया। अब इससे पहले कि मानव सावधान हो सके, हमको पूरी तरह से हमला बोल देना है। परंतु ये जहरीला मानव हमारी योजना में अड़चने डाल सकता है। उसमें और क्या क्या शक्तियाँ थी ये मैं देख नहीं सका, क्योंकि मैं उसको सिर्फ अपनी कुंडली की मदद से ही टटोल पा रहा था। मेरा सिर तो समुद्र तल के अंदर था। ये पता करना बहुत ज़रूरी है धामीन कि वो मानव कौन है। अगर वो जल मानव है तो फिर हम अपना हमला थल से शुरू करेंगे। हमला तो थल यानी भूमि से ही शुरू करना होगा सैन्याधिपति, क्योंकि मानव मुख्यतः थलचर हैं। और रही उस विष मानव को ढूंढने की बात, तो उसके लिए एक योजना है मेरे दिमाग में। मानव ने समाचार संकलन के लिए कई संस्थान बनाए हुए हैं। उन संस्थानों में ऐसे मानव के विषय में पूरी जानकारी मिल सकती है। वो मानव जहाँ पर मुझसे टकराया था उसके सबसे पास जो भी ऐसा संस्थान हो, वहीं पर जाकर जानकारी एकत्रित करना सबसे उत्तम रास्ता है। उपाय उत्तम है। मैं अभी अपने सबसे खास गुप्तचर सुंकू को इस काम पर लगा देता हूँ। तभी वो कक्ष चारों तरफ से कांप उठा। ये क्या, एक और कंपन? कुछ पलों तक वातावरण में एक गर्जना और चट्टानों के गिरकर भूमि से टकराने की आवाजें गूंजती रही। घर। और फिर चारों तरफ धूल के साथ शांति छा गई। इस बार का कंपन पहले कंपनों से अधिक तीव्र था सैन्याधिपति। बाहर से ये रोने के स्वर कैसे आ रहे हैं द्वारपाल? इस बार का कंपन काफी नुकसान पहुंचा गया है सैन्याधिपति। कुछ चोट लगने के कारण कराह रहे हैं और दो नागों के प्रियजन उनकी मौत पर शोक मना रहे हैं। और ये सब मानव के कारण हो रहा है। अब जो तबाही यहाँ पर आई है उसको हम भूतल तक पहुँचाएंगे। अब ये तबाही टूटेगी मानव के सिर पर। अभी तक सिर्फ एक मानव इस तबाही के संकेत को देख पाया था। ऐसा तो नहीं नागराज कि दोबारा तुम गलती से किसी दूसरे स्थान पर चले गए हो? और फिर जब मैं दोबारा समुद्र तल तक पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में भी सबसे पहला ख्याल यही आया था भारती, इसलिए मैंने आसपास के लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्रफल के इलाके को छान मारा। कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। आश्चर्य, बरमुंडा त्रिकोण के बारे में तो सुना था। जहाज पर पानी के जहाज और वायुयान गायब हो जाते थे। ओह, आश्चर्य, बरमुंडा त्रिकोण के बारे में तो सुना था जहां पर पानी के जहाज और वायुयान गायब हो जाते थे, पर आयल रिंग जैसी विशाल चीज गायब हो जाए ये तो कभी नहीं सुना। हो सकता है कि ये एक घटना किसी बड़े घटनाक्रम की शुरुआत हो। तुम इस क्षेत्र में बने अन्य तेल कुओं के तलों को भी चेक कर लो। और इस दौरान मैं ऑफिस पहुंचकर आयल रिंग गायब होने की घटना पर और जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मैडम भारती, आपका सुझाव मान लिया गया।
पर मिस्टर राज आज ऑफिस देर से पहुंचेंगे, उनको डांटिएगा मत। भारती के तर्क में दम लग रहा है, लेकिन अगर कोई घटनाक्रम जन्म ले रहा है तो इस तबाही का कारण क्या हो सकता है, और इस तबाही से किसको फायदा मिल सकता है। नागराज अगर ये जानता कि इस घटनाक्रम से फायदा उठाने वाला शख्स उसके बगल से ही गुजर रहा है तो वो शायद तबाही होने से पहले ही तबाही को रोकने की कोशिश कर सकता था। और अगर सुंकू ये जानता कि वो जिसको ढूंढने आया है वो उसके सिर के ठीक ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है तो शायद वो असावधान नागराज को जिंदा ही नहीं छोड़ता। दोनों संभावनाओं में से कुछ भी हो सकता था, पर हुआ कुछ भी नहीं। ये संस्थान मेरे लिए एकदम उपयुक्त जगह लगती है। यहाँ मेरे लिए काफ़ी जानकारी उपलब्ध होगी। सुबह का वक्त हो चुका है। मानव की भीड़ इस संस्थान में काम करने आती ही होगी। फचाक। मुख्य द्वार से जाना खतरनाक होगा, दूसरे रास्ते से ऊपर जाना होगा। सुंकू की जीभ लंबी होकर इमारत से लिपट गई। सुबह की धुंध में अपने आप को छिपाते हुए सुंकू का शरीर अपनी जीभ के सहारे लटक कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, और किस्मत या बदकिस्मती से वो जिस कमरे के बाहर जाकर रुका वो भारतीय कम्युनिकेशन के मालिक मिस भारती का कमरा था। इस कक्ष में काफ़ी उपकरण लगे हुए हैं। यहाँ से मुझे वो जानकारी मिल सकती है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। खिड़की खोलकर सुंकू भारती के कमरे में प्रविष्ट हो गया। सबसे पहले इन पृष्ठों को देखता हूँ, इनमें कहीं किसी विस्मानों का जिक्र है या नहीं। उसके बाद इन कंप्यूटर यंत्रों की छानबीन करूँगा। इस वक्त बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे थे। सुंकू भारती के केबिन में नागमानों से संबंधित जानकारियां ढूंढ रहा था। भारती अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक से जूझ रही थी। वहां से कुछ किलोमीटर का दूर पर नागराज तेल कुएं के आसपास के समुद्री तल को किसी संभावित गड़बड़ी के लिए छान रहा था। अभी तक तो कहीं पर भी किसी गड़बड़ी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। और महानगर से दूर भारत की राजधानी दिल्ली में एक और शख्सियत का तार इस घटनाक्रम से जुड़ने वाला था। तुम हर समय किस सोच में डूबी रहती हो चंदा भाभी? जो कुछ हो गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, वरना सारे वक्त ऐसे ही सिर दर्द होता रहेगा और तुम माथे पर ये पट्टी बांधे रहोगी। लाओ मैं पट्टी उतारकर बाम मल दूं? नहीं ममता, पट्टी को रहने दो, मुझे इससे ज़्यादा आराम मिलता है। बाम से तो सिर दर्द और बढ़ जाता है। वैसे भी अगर ये पट्टी उतर गई तो तुम वो देख लोगी जो मेरा सारा भेद खोल देगी, और वो है मेरे माथे पर लगी देवी की तीसरी आंख, जो तभी जागृत होती है जब मैं अपना दूसरा रूप धारण करती हूँ। किसी भी स्त्री पर जब जब कहीं भी अत्याचार होगा तब उसकी पुकार मैं सुन सकती हूँ और अपने विकराल रूप को धारण करके अत्याचारी को उचित दंड दे सकती हूँ। साथ ही साथ देवी की आज्ञा अनुसार मैं अपने इस रहस्य को किसी के भी सामने नहीं खोल सकती। ममता पाठक चंदा की इस सोच को कुछ और ही समझ रही थी। मेरी परलैंका के रूप की शक्तियां भी चंदा भाभी की कुछ मदद नहीं कर सकती। काश मैं इनके दिल से सारी चिंताओं को निकाल सकती। दोनों ही एक दूसरे से अपना रहस्य छुपा रही थी, परंतु जल्द ही चंदा को ममता से दूर जाना था, वहां पर जहां कई महाशक्तियों का जमावड़ा लगने वाला था। इन पृष्ठों में से एक यही चित्र मुझे काम का लग रहा है। ये मानो नाग लक्षणों से युक्त लग रहा है। इसका नाम भी नागराज है। यही वो नाग मानव होना चाहिए जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। इन पृष्ठों में इसकी शक्तियों का जिक्र नहीं है। कंप्यूटर चलाकर देखना होगा। यहाँ तो ये तो अच्छा है कि हम मानव की प्रगति पर नज़र रखते हैं और नए नए आविष्कारों का अध्ययन करते रहते हैं, वरना आज ना तो मुझे कंप्यूटर यंत्र चलाना आता और ना ही इसमें भरी जानकारियों को जान पाना। सुंकू की किस्मत में जानकारी पा सकना शायद नहीं लिखा था, क्योंकि भारती अपने केबिन तक पहुंच चुकी थी। अरे अरे, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? और तुम बंद केबिन के अंदर घुसे कैसे? मुझे तो यही पता था कि मानव अपने कार्यालय सुबह 9 बजे तक पहुंचते हैं।
तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? और तुम मुझे देखकर डरी क्यों नहीं? तुम जैसे जोकरों से क्या डरना, तुम्हारे जैसे नमूने मैं बहुत देख चुकी हूँ। खैर, तेरे जल्दी आने से शायद मेरा कीमती समय बच गया। बता, नागराज कौन है, उसकी शक्तियाँ क्या है, और वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? नागराज, इस नाम का कोई आदमी मेरे ऑफिस यानी कार्यालय में काम नहीं करता। ठीक है, यानी सीधी दुम से जानकारी नहीं निकलेगी, दुम जरा टेढ़ी करनी पड़ेगी। यह संयोग नहीं हो सकता। आज ही सुबह नागराज का एक अजीब प्राणी से टकराव हुआ। एक पूरी की पूरी आयल रिंग गायब हो गई और उसके कुछ ही घंटों बाद एक रहस्यमय सर्प मेरे ऑफिस में नागराज की तलाश कर रहा है। इन दोनों घटनाओं का आपस में कुछ संबंध जरूर है। शायद ये सब मुझे बता सकता है कि वो आयल रिंग कहाँ और कैसे गायब हो गई। वैसे इस सर्प में अद्भुत शारीरिक शक्ति है, इससे लड़कर निपटना संभव नहीं होगा। इसको बातों में उलझाना होगा। सुनो सुनो, नागराज का पता मैं एक शर्त पर बता सकती हूँ, और वो ये है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने वो तेल का कुआं कैसे गायब किया। क्या पूछा तूने? तो तूने ये कैसे जाना कि मैंने यानी हमने ही वो लोहे का ढांचा गायब किया है? हो सकता है मैं काफी कुछ और भी जानती हूँ। वैसे नागराज का पता ना बताकर मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। एहसान? यानी तो सुंकू पर तरस खा रही है? वो क्यों लड़की? क्योंकि अगर तुम नागराज का पता जान गए तो उससे लड़ने जरूर जाओगे और बेकार में नागराज के हाथों अपनी जान गंवा बैठोगे। मैं जान गंवा बैठूंगा? ये कहकर तूने मेरा घोर अपमान किया है। अब ये अपमान तेरी जान लेकर ही दूर हो सकेगा। चाहे तू नागराज का पता बताए या ना बताए, ये गुस्से से पागल हो गया है और इतनी देर में मैंने इससे निपटने का रास्ता सोच लिया है। अब ये फिर गुस्से में अपने दुम को फटकारेगा और उसी पल मैं स्विच बोर्ड का ये कवर खींचकर कड़ाक इसके दुम को बिजली के नंगे तारों से छुआ दूंगी। सुंकू का शरीर करंट से झंझना उठा। इस दृश्य को दो आंखें बड़े ध्यान से देख रही थी। नागराज ने अपने कुछ जासूस सर्पों को भारतीय कम्युनिकेशन की इमारत के पहरे पर भी लगा रखा था। ओह, इस घटना की सूचना नागराज को देनी चाहिए। जासूस सर्प के मानसिक संकेत कई किलोमीटर की दूरी पल भर में पार करके नागराज तक जा पहुंचे। ओ, भारतीय खतरे में है। मुझे तुरंत यहाँ की छानबीन को बीच में रोककर भारतीय कम्युनिकेशन की बिल्डिंग तक पहुंचना होगा। नागराज को भारतीय तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगना था, लेकिन भारती को लग रहा था कि उसने सुंकू की ये लड़ाई जीत ली है। पुलिस को बुलाती हूँ और उसकी यही निश्चिंतता भरी बेखबरी उसकी मौत का कारण बनने जा रही थी। खट अक भारती के मस्तिष्क में बम के धमाके फटने लगे। धड़ाक। और उसके घुटते गले से तो नहीं, लेकिन दिमाग की कोशिकाओं में एक ही शब्द बार बार उभरने लगा, बचाओ। धड़ाक। और वहां से मीलों दूर बैठी चंदा के मस्तिष्क में ये पुकार गूंजने लगी, बचाओ। ओह, किसी स्त्री पर कोई अति शक्तिशाली पुरुष अत्याचार कर रहा है। मुझे तुरंत वहां पर पहुंचना होगा। मैं अभी। लेकिन इससे पहले कि चंदा अपना रूप बदलने का प्रयास कर पाती, लो भाभी, कॉफी पियो, सर दर्द में आराम मिलेगा। रख दे ममता, मैं थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ कॉफी। तू तू जा, काम कर। मुझे कोई काम नहीं है भाभी, मैं तुम्हारे सामने बैठकर ही कॉफ़ी ठंडी कर देती हूँ। थोड़ी गपशप भी मार देंगे इसी बहाने। शायद इधर उधर की बात करने से भाभी का दिल बहले, इनका दिमाग बदले। ओह, जब तक ममता मेरे सामने रहेगी तब तक मैं रूप नहीं बदल पाऊंगी। जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना उस स्त्री की जान चली जाएगी। बचाओ, बचाओ। चंदा दो रूप होने की मुश्किलों का पहला स्वाद चख रही थी और महानगर में भारती के दिमाग पर अंधेरे की परतें और मोटी होती जा रही थी। बस, बहुत बर्बाद कर लिया मैंने अपना कीमती समय। अब तू अपनी मौत के रास्ते पर चलना शुरू कर दे। जितनी देर में तेरा शरीर जमीन से टकराएगा, उतनी देर में मैं अपने मतलब की चीज ढूंढ लूंगा।
लो, कहते ही मिल गई मुझे मेरे मतलब की चीज। इस पर नागराज का नाम लिखा है। जरूर इसमें नागराज से संबंधित जानकारी मौजूद है। उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नागराज खुद तेरे सामने खड़ा है। बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? आज तो मैं जो मांगता मुझे मिल जाता। मुझे तेरी मौत चाहिए नागराज। वैसे अगर तू चुपचाप सुंकू के साथ चलने को तैयार हो तो सुंकू तेरी जान बख्श भी सकता है। अपनी और तुम्हारी बात तो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले तुझे भारती को जान से मारने की कोशिश करने की सजा तो दे दूं। ये तो संयोग था कि मैंने यहाँ एन वक्त पर पहुंचकर भारती को नागरस्सी की मदद से बचा लिया। तड़ाक! वरना आज कुछ भी हो सकता था। आह! तो तू अपने आप को न्यायाधीश समझ रहा है, सजा देने वाला। लेकिन तुझे जान से मारने की सजा मुझे कौन देगा, ये मरने से पहले बताते जाना। धड़ाक! लगता है जैसे मेरा जबड़ा टूट गया हो। इतना तेज वार मैंने अपनी जिंदगी में कम ही खाए हैं। अद्भुत शक्ति है इस नागमानव सुंकू में। इसकी शक्ति देखकर मुझे वो प्राणी याद आ रहा है जिसकी सूंड ने मुझे समुद्र के नीचे दबोच कर रखा था। लेकिन ये आया कहाँ से है? मेरी उस प्राणी से लड़ाई होने के बाद ही ये सुंकू मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। पृथ्वी के लगभग सभी सर्पों से परिचित होने के बावजूद मैं इसे नहीं जानता। लेकिन इसकी शक्ति देखकर मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई अगर जल्दी खत्म नहीं हुई तो ये सुंकू मुझ पर हावी हो सकता है। विस्फुंकार का प्रयोग करना खतरनाक होगा, क्योंकि उसकी महक से बेहोश भारती को भी खतरा पहुंच सकता है। इसको नाग रस्सी से जकड़ने की कोशिश करता हूँ और नागों को आदेश देता हूँ कि इसको किसी भी स्थिति में आज़ाद ना होने दे। ये धरातल के कमजोर नाग मुझे पकड़ नहीं सकते नागराज। इनको तो मैं तिनकों की तरह उड़ा दूंगा। अपनी अति मानवीय शक्ति से सुंकू ने नाग रस्सी को तोड़ डाला। लेकिन फिर अगले ही पल नाग रस्सी के टुकड़े उसके शरीर से वापस लिपट गए। सुंकू बार बार नाग रस्सी को तोड़ता रहा, लेकिन नागों ने भी उसको ना छोड़ने की कसम खाई हुई थी। ये तो जोंक की तरह मुझसे चिपट गए हैं। अब इनको मौत देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने शरीर के अंदर संचित लावे की ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। अचानक ही सोंकू के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते उसका शरीर लावे सा लाल होकर दहकने लगा। उसके शरीर पर लिपटे नागों को राख का ढेर बनने में पल भर भी नहीं लगा। अब तेरी बारी है नागराज। तेरी मौत, अंत्येष्टि और अस्थि विसर्जन सब एक साथ कर दूंगा। आश्चर्य! इसने अपने शरीर के बढ़ते तापमान को लावे की ऊर्जा कहा। आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? लावा तो पृथ्वी के अंदर होता है। क्या ये प्राणी पृथ्वी के अंदर से आया है? खैर, कहीं से भी आया हो, सबसे पहले तो इसको ठंडा करना होगा। फिस! तेरी सारी शक्तियां मुझ पर बेअसर है नागराज, और मेरी ऊर्जा को तू किसी भी साधन से बुझा नहीं सकता। मुझको खतरा सिर्फ तेरे विष दंश से है, और उसके लिए मैं तुमको अपने पास पहुंचने ही नहीं दूंगा। अब तुझे राख का ढेर बनाने से कोई नहीं बचा सकता। ये मेरे बिजनेस के बारे में कैसे जानता है? इसका बदन तो इतना दहक रहा है कि ये जहां पर भी हाथ लगा रहा है वो चीज़ें गले जा रही है, चाहे वो स्टील की अलमारी हो या कंक्रीट का फर्श। सिर्फ इसने अपनी पूंछ को ठंडा रखा है, वरना ये जहां खड़ा होता है उसके नीचे का फर्श ही गल जाता। इसकी पूंछ में बीस दंस गड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सुंकू नागराज की इस चाल को भांप गया था। दांत गड़ा पाने से पहले ही दुम के एक भीषण वार से नागराज दूर जा गिरा। तड़ाक! और सुंकू की दहकती जीभ नागराज की गर्दन पर पीछे से आकर कस गई। सट! आह! अब ये दहकती जीभ तेरी गर्दन को ऐसे ही काट देगी जैसे मक्खन को गर्म छुरी। नागराज चीख उठा, क्योंकि गर्म जीभ उसकी गर्दन को गलाती जा रही थी, और पीछे से गर्दन कसने के कारण नागराज जीभ पर बीस दंश भी नहीं गड़ा सकता था। और वहां से दूर दिल्ली में चंदा भी ममता से पीछा छुड़ाने के लिए गर्मी का ही इस्तेमाल कर रही थी। ओ! ओ भाभी, ये क्या किया? गर्म गर्म कॉफी अपने ऊपर गिरा ली, जली तो नहीं?
नहीं ममता, कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, पर कपड़े बदलने पड़ेंगे। सोच रही हूँ कि नहा ही लूँ। गुड आइडिया भाभी। काश ये आइडिया थोड़ा पहले आ जाता। यहाँ पर मुझे रूप बदलते कोई नहीं देख पाएगा। चंदा का शरीर एकाएक चमकने लगा। पूरा बाथरूम एक अंधा कर देने वाली रोशनी से भर गया और उस बाथरूम से निकलकर डक्ट के रास्ते इमारत से बाहर निकलने वाले उस प्रकाश पुंज को कोई नहीं देख पाया, जो प्रकाश की गति से महानगर स्थित भारतीय कम्युनिकेशन की इमारत की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पर जहाँ जिंदगी और मौत से वहां पर जहां पर जिंदगी और मौत में सिर्फ चंद सांसों की दूरी थी। आह, इसकी जीभ मुझे जला तो रही है, पर इस चक्कर में इसने मुझे वो मौका दे दिया है जिसकी मुझे तलाश थी। क्योंकि चाहे मैं इसको सर्परस्ती द्वारा पकड़ूं या ये मुझे जीभ द्वारा पकड़े, हम दोनों के शरीर तो आपस में बंध ही गए हैं। अब मैं एक बार देव कालजयी का नाम लेकर हाथों की जलन सहकर इसकी जीभ पकड़ लूं तो मैं इसको घुमाकर दीवार पर मार सकता हूँ। ढम। अब इसका दहकता शरीर दीवार को गलाता हुआ इमारत से बाहर निकल जाएगा और इस झटके से ये मेरी गर्दन को भी आज़ाद करने पर मजबूर हो जाएगा। मेरी जली गर्दन को मेरी नाक शक्तियाँ कुछ ही पलों में ठीक कर देगी, लेकिन सुंग को जमीन से टकराने के बाद बेदम हो जाएगा। इसकी अति मानवीय शक्ति इसको मरने तो नहीं देगी, लेकिन ये इतना घायल जरूर हो जाएगा कि मैं इस पर काबू। अरे, ये तो गिरते गिरते अपना हाथ बढ़ा रहा है और उससे ऊर्जा भी निकलकर जिस स्थान से टकरा रही है वहां पर एक गड्ढा बन रहा है और सुंग को जमीन से टकराने के बजाय गड्ढे में समा रहा है। नागराज, मैं अपनी बहुत ऊर्जा खर्च कर चुका हूँ। अब मैं तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा, पर याद रखना, ना तो तू बचेगा और ना ये शहर। सुंकू के अंदर जाने के साथ साथ गड्ढा भी बढ़ता जा रहा है। आश्चर्य, अब मैं इसके पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि इसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। भारती अब तक होश में नहीं आई है। इसको लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। नागराज उस प्रकाश पुंज को नहीं देख पाया था जो केबिन में प्रविष्ट हो रहा था और एक निश्चित आकार धारण कर रहा था। बस दुष्ट, वहीं रुक जा। अब मैं तुझे इस स्त्री पर और अत्याचार नहीं करने दूंगी। अब कौन? अरे, कौन हो तुम? शक्ति कहकर संबोधित कर मुझे दुष्ट। मैं हूँ पुरुषों के अत्याचार के खिलाफ नारी के विद्रोह की आवाज़। जब भी किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो उसकी चीख सुनकर शक्ति मदद को ज़रूर पहुँचती है, अत्याचारियों को दंड देने के लिए। भारती की पुकार पर थोड़ी देर से पहुंची चंदा यानी शक्ति सुंकू के स्थान पर नागराज को पाकर उसे ही अपराधी समझ बैठी है और नागराज के लिए इस जटिल स्थिति को समझ पाना बहुत मुश्किल था। तड़ाक। यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। पहली नज़र में तो मैं इसको सुंकू का साथी समझ बैठा था। मेरे खड़क को गिराकर तू समझता है कि तूने जंग जीत ली है, लेकिन मैं शक्ति हूँ, देवी माँ के आशीर्वाद द्वारा प्राप्त की गई शक्ति। मैं जिस धातु पर हाथ रख देती हूँ वो पिघलकर हथियार बन जाता है। शक्ति के हाथों से तीव्र उष्मा पैदा होकर टेबल के फ्रेम को गलाने लगी और फिर वो गली हुई वस्तु धातु का एक आकार धारण करने लगी, वो आकार जो जानलेवा था। साए साए, लेकिन सिर्फ एक आम आदमी के लिए, नागराज के लिए नहीं। अरे ये क्या, तुझ पर खंजरों का कोई असर नहीं हुआ? नहीं, नागराज पर ऐसे हथियारों का कोई असर नहीं होता सकती। बस थोड़ी सी गुदगुदी जरूर हुई। वैसे तेरी शक्तियाँ मुझे कुछ अद्भुत और खतरनाक लग रही है और मैं तुमको उन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी जान लेने लेने दे सकने के मूड में नहीं हूँ। नागराज के नाक शक्तियाँ सरसरा उठी, लेकिन उससे पल भर पहले शक्ति का हाथ एक बार फिर टेबल लैंप के मेंटल स्टैंड पर कस चुका था और नाग के पास पहुंचते ही शक्ति का हाथ बहुत तेजी से घूमने लगा और जब उसका हाथ रुका तो नागराज के सारे नाग सीख कबाब की तरह धातु के उस नुकीली छड़ से लटक रहे थे। आश्चर्य है, इतनी फुर्ती तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी।
इसको एक मौका भी और देना अपनी जान का सौदा करने के बराबर होगा। वैसे भी सुंकू से हुई लड़ाई ने मुझे थका दिया है। इस शक्ति को जल्दी से जल्दी ही काबू में करना होगा। नागराज ने विस्फुंकार का प्रयोग किया। फूं, और शक्ति लड़खड़ा गई। आह! इसके मुख से निकली फुंकार से तो मेरा सर चकरा गया है। जरूर ये विस्फुंकार है। इसकी इस शक्ति से बचने के लिए इस छोटे से कक्ष से बाहर निकलकर खुली हवा में जाना होगा। शक्ति का हाथ इमारत के ढांचे में लगे सरियों पर कस गया और उस छड़ से बने लोहे का तार पर झूलकर शक्ति नीचे पहुंच गई। वेरी गुड, इसने वही किया जो मैं चाहता था, वरना यहाँ पर मेरी शक्तियों के प्रयोग से भारती को भी नुकसान पहुंच सकता था। नागराज ने भी शक्ति के पीछे जाने में समय व्यर्थ नहीं किया। भागने से पहले ये तो बताती जा सकती कि तू आई कहाँ से है और है कौन। जरूर बताऊंगी नागराज, लेकिन आराम से, क्योंकि मेरा भागने का इरादा कतई नहीं है। लोहे की मजबूत छड़ें नागराज के चारों तरफ की कंक्रीट पेवमेंट में धंसने लगी। ठग ठग, और कुछ ही पलों बाद नागराज शक्ति द्वारा बनाई गई जेल में कैद था। अब तो कहीं भाग नहीं सकता नागराज, और खुले में मैं तेरी शक्तियों को आराम से निष्क्रिय कर सकती हूँ। वैसे अब मुझे तुमसे लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की की गवाही पर कानून खुद तुझे सजा देगा। अब तू यहाँ कानून के रखवालों का इंतजार कर, और मैं चलती हूँ। आमतौर पर मैं अपनी शारीरिक नाक शक्ति का प्रयोग करके ऐसी छड़ों को उखाड़ फेंकता हूँ, पर ना जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं भी तुझे अपनी शक्तियाँ दिखाऊं। इसलिए मैं इस जेल से बाहर निकलने के लिए इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करूंगा। कहो कैसी रही? तू इच्छाधारी नाग है। ओह, तेरी शक्तियों को मैंने कम आंका था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लो, अब मैं तुझे एक और नई शक्ति दिखाती हूँ। शक्ति ने जमीन पर हाथ रखा और जमीन में मौजूद धातु के कण उसके हाथ की उष्मा को ग्रहण करके पिघलने लगे, और नागराज के कुछ समझ पाने से पहले ही पिघलती धातु की एक लकीर नागराज की तरफ लपकी और नागराज को तेजी से चारों तरफ से ढकने लगी। ओह, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, और कुछ ही पलों में नागराज धातु के एक कवच में ढक गया था। अब तो इस कैद से आजाद नहीं हो पाएगा। अरे, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम, और नागराज को तुमने इस पिघली धातु में कैद क्यों कर दिया है? ओह, तू तो वही लड़की है जिस पर नागराज अत्याचार कर रहा था। शक्ति नारियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, पर यह तुमने कैसे जाना कि मुझ पर नागराज अत्याचार कर रहा था? मुझ पर तो सुंकू नाम के एक नागमानव ने घातक हमला किया था। नागराज ने तो मुझे बचाया होगा, पर तुम ये सब कैसे जानती हो? ओह, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर मुझे सिर्फ नागराज ही मिला। मुझसे चूक हो गई। मैं अभी धातु पिघलाकर नागराज को बाहर निकाल लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है शक्ति। धड़ाक, मैं पहले ही कवच से बाहर निकल चुका हूँ। तुमने मुझे चारों तरफ से धातु से तो ढक दिया था, लेकिन मेरे पैरों के नीचे धातु नहीं, जमीन थी। बस मेरे सर्पों ने मेरे पैरों के नीचे की जमीन खोद दी, और मैं उससे बनी सुरंग के रास्ते बाहर निकल आया। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है नागराज। अनजाने में मैं तुमको अपनी दुश्मन समझ बैठी। ये तो मैं शुरू से ही जानता था, इसलिए मैं तुम पर हमला नहीं, सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। लेकिन मेरा काम अधूरा रह गया। जब तक मैं उस सुंकू को दंड नहीं देती, तब तक मेरा काम अधूरा ही रहेगा नागराज। मैं समझता हूँ शक्ति, सुंकू की तो मुझे भी तलाश है। हम दोनों मिलकर भी उसे ढूंढ सकते हैं। अभी मुझे वापस जाना है नागराज, मैं रुक नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं अपने एक सर्प को सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। उससे मेरा मानसिक संपर्क बना रहेगा। हम में से जो भी पहले सुंकू को ढूंढ लेगा, वो दूसरों को सर्प के माध्यम से सूचित कर देगा। ठीक है नागराज, अब मैं चलती हूँ। शक्ति का शरीर फिर से चमकने लगा। फिर आश्चर्यजनक शक्तियाँ है इस स्त्री में। यह आखिर है कौन नागराज? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। ये जो भी है भारती, सच्चाई के साथ है, हमारे साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी इससे एक बार फिर मुलाकात होगी। और दिल्ली में, उफ,
कितना टाइम लगा रही हो चंदा भाभी? जवाब तो दो कम से कम। कम से कम हाँ तो कह दो। तबीयत तो ठीक है ना? एकदम ठीक टाइम पर पहुंची। अब फटाफट कपड़े बदल लूं? क्या भाभी, कब से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ा क्या? तो बुला रही थी। सॉरी ममता, शॉवर के शोर में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। चलो, कोई बात नहीं। तुमने तो मुझे घबरा दिया भाभी। अब माफ भी कर दे ममता। चल, मैं तुझे गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। यहाँ पर तो मामला प्यार मोहब्बत से सुलझ गया था, लेकिन कहीं और पर मामला संगीन होने वाला था। मूर्ख, तू एक मानव को नहीं मार पाया। इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी तुझे तक्षक महाराज के पास ले जाना ही होगा। तड़ाक। और फिर तो भाग आया, और वो भी सब मानव के सामने भूमि के रास्ते से। तूने मानव को इसका स्पष्ट संकेत दे दिया है कि तू कहाँ से आया। मेरी संचित ऊर्जा समाप्त हो रही थी महाराज। तो अब तेरी नाकाम जिंदगी भी समाप्त हो जानी चाहिए। इसको लावा कुंड में डाल दो। ठहरो, दंड देने से पहले इसका पक्ष भी सुन ले। महाराज, मैंने उस नागमानव को तो ढूंढ तो लिया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो स्वयं उस स्थान पर आ जाएगा। मैं उसकी शक्तियां भी पूरी तरह से नहीं जानता था। इसी कारण मुझसे ये चूक हो गई है। तुम्हारी तर्क में दम है सुंकू। हम तुमको एक और मौका देंगे। धन्यवाद महाराज। मेरा भाग्य अच्छा है कि महाराज के क्रूर रूप पर उनका दयालु रूप हावी हो गया, वरना मैं जिंदा नहीं बचता। लेकिन सुंकू की हरकत से मानव सावधान भी हो गए होंगे, और उनको हमारे पृथ्वी के नीचे होने का पता भी चल गया होगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। कल से ही पृथ्वी को भरने का काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, वैसे भी प्रतीक्षा करने का अब कोई कारण भी नहीं बचा है। एक अजीबोगरीब हमले की तैयारी शुरू हो रही थी, लेकिन सतह पर के कुछ लोग इस हमले की संभावना को पहले ही भांप चुके थे। सुंकू का अपने शरीर की ऊर्जा को लावे की ऊर्जा कहना, और उसका भूमि में उसी तरह गायब हो जाना जैसे वो आयल रिंग गायब हो गई थी, एक ही तरफ इशारा करता है, और वो ये कि हमला जमीन के नीचे से किया जा रहा है। लेकिन ये पता होने का फायदा क्या है नागराज, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाने का रास्ता पता चले बगैर हम ना तो अपने दुश्मनों तक पहुंच सकते हैं और ना ही उनको रोक सकते हैं। रास्ता भी पता ही चल जाएगा भारती, क्योंकि एक बार असफल होने के बाद वे एक बार फिर मुझ पर हमला जरूर करेंगे, और उस बार मैं उनके पीछे जाने को तैयार रहूंगा। नागराज को हमले का आभास तो सही हो रहा था, लेकिन हमला इस बार उस पर नहीं बल्कि महानगर पर होने वाला था, और वो भी सूरज की पहली किरणों के साथ। 4 किलोमीटर के चक्कर हो गए। महानगर घूमने आए संजय गुप्ता यहाँ पर भी अपनी सुबह का रूटीन को बरकरार रखे हुए थे। अब वापस चलना चाहिए। अपनी कार की तरफ बढ़ते संजय के कदम एकाएक थम गए। मिट्टी का एक ढेर तेजी से ऊपर उठकर कारों को अपनी आगोश में ले रहा था। अरे अरे, ये क्या? मेरी कार मिट्टी में कैसे ढक गई? संजय लाख कोशिशों के बावजूद भी मिट्टी की एक परत तक नहीं हटा पाए, और कुछ पलों बाद जब वो परत अपने आप हटी तो उनकी कार भी गायब हो चुकी थी, और साथ ही साथ वहां खड़ी हर वो गाड़ी जिस पर मिट्टी की परत चढ़ी थी। मेरी नवी ओपल कितने बाढ़ गई। ये हादसा जिसका उद्घाटन संजय गुप्ता की कार से कब शुरू हुआ था? ये हादसा जिसका उद्घाटन संजय गुप्ता की कार से शुरू हुआ था, महानगर के एक दूसरे भागों में भी फैलने जा रहा था। आज सुबह संचार भवन में एकाएक भीषण आग भड़क उठी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इमारत को हेलीकॉप्टर की मदद से खाली करा लिया गया है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अरे अरे, एकाएक इमारत पर मिट्टी की मोटी परत कैसे चढ़ रही है? परत चढ़ते ही जा रही है। पूरी इमारत ढक गई है, और कुछ ही पलों बाद जब परतें टूटनी शुरू हुई तो अरे, इमारत गायब। मुझे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना होगा। नागराज तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हो गया। ये वही हमलावर लग रहा है जिसकी भारती और मुझको आशंका थी, पर इस हमले का आखिरी मकसद
ये वही हमला लग रहा है जिसकी भारती और मुझको आशंका थी। पर इस हमले का आखिर मकसद क्या हो सकता है? और फिर घटनास्थल पर पक्का तो कह नहीं सकते नागराज, पर कुछ लोगों के अनुसार आग जमीन के नीचे से आई थी, लावे के रूप में। पर इस आग से कम ये फायदा हुआ कि जब इमारत गायब हुई तो वो खाली हो चुकी थी। सभी आग लगने के कारण इमारत से भाग गए थे। शायद इमारत को गायब करने वालों का आग लगाने का कारण इमारत को खाली करवाना ही हो, क्योंकि वे सिर्फ इमारत को चाहते होंगे, इंसानों को नहीं। तुम्हारी बात मेरी समझ के बाहर है नागराज। मेरा दिमाग तो यही सोचकर चकरा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत गई तो गई कहाँ? जमीन में एक छेद तक नहीं दिख रहा है। सर, विज्ञान भवन में भी यही हो रहा है। वहाँ बिल्डिंग में एक खौफनाक सर्प मानव ने पहले तो सबको डरा कर भगा दिया और फिर विज्ञान भवन मिट्टी से ढकने लगा। ओह, कहीं वो सर्प मानव सुंको तो नहीं है? मुझे तुरंत वहां पर पहुंचना चाहिए। महानगर में देखा जा रहा ये खौफनाक नज़ारा दुनिया के बाकी हिस्से में भी साथ साथ देखा जा रहा था। ओ गॉड, पीसा की मीनार को ये क्या हो रहा है? गुड हेवंस, स्टेचू ऑफ लिबर्टी गायब हो गई, पर कहाँ? सारी दुनिया में जगह जगह से बॉम्बियां पैदा होकर हर चीज को निगलने के लिए बेताब हो रही थी, और इस तांडव को रोक पाने का कोई रास्ता मनुष्य को नहीं सूझ रहा था। यही है विज्ञान भवन को निगलने वाला बॉम्बी। अब देखता हूँ कि सुंकू भी इसमें है या नहीं। सुंकू, कहाँ हो? सामने आओ। मैं जानता था तू आएगा नागराज, जरूर आएगा। देख, मैंने कहा था ना कि ये शहर नहीं रहेगा। अब जा, कूद जा बॉम्बी से, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। जान से हाथ तो तू धो बैठेगा सुंकू, अगर तूने इस विनाश को तुरंत नहीं रोका तो। मुझे रोक सकने के सपने देखता रह नागराज, मैं तो चला। ओ, सुंकू इमारत सहित बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, और साथ ही साथ इस बॉम्बी का मुंह भी बंद होता जा रहा है। मुझे सुंकू के पीछे जाना ही होगा, क्योंकि ये मुसीबत पृथ्वी के अंदर से आई है और इसको वहीं जाकर रोका जा सकता है। नागराज बिना एक भी पल गवाए सुंकू के पीछे कूद गया। उसको पूरी उम्मीद थी कि उसके पैर विज्ञान भवन की छत से टकराएंगे, लेकिन विज्ञान भवन ना जाने कहाँ गायब हो चुका था और नागराज का शरीर जैसे एक अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा था। ये क्या? विज्ञान भवन कहाँ गया? मेरे गिरने की गति से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कई किलोमीटर नीचे गिर चुका हूँ। इस गति से अगर मैं कहीं टकरा गया तो मेरे पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। मुझे तो इस अंधेरे में कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। शायद मेरे सर्पों को कुछ नजर आ जाए। सर्पों को जल्द ही एक उभरी चट्टान का कोना मिल गया और नागराज का नीचे गिरना थम गया। कुछ ही देर में जब नागराज की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हुई तो ओह, बाल बाल बचा। चट्टानी सतह कुछ 100 फीट की दूरी पर है, लेकिन इस धूप अंधेरे में मैं देख कैसे पा रहा हूँ? देख सकने के लिए कुछ रोशनी तो जरूर होती ही है। ओह, उस सुरंग से हल्की लाल रोशनी फूट रही है। शायद वही मेरी मंजिल का रास्ता है। चट्टानों पर सांप की तरह चिपक कर नागराज नीचे उतरने लगा। उस सुरंग के अंदर घुसते वक्त नागराज ये नहीं जानता था कि उस लाल रोशनी का स्रोत था लावे का दहकता कुंड, और इसको पार कर सकने का रास्ता एकमात्र ये गोला और चिकना पुल है। यहाँ पर उतरते ही मुझको अपना शरीर काफ़ी भारी लग रहा है। मैं अपने हाथ और पैर को बड़ी ताकत लगाने के बाद चला पा रहा हूँ। खैर, कोई बात नहीं, जल्द ही मैं इसमें अभ्यस्त हो जाऊंगा। वैसे भी ये रास्ता मुझे सांप की तरह चिपक कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पार करना होगा, क्योंकि मेरे सर्प ये गर्मी सहन ना कर पाने के कारण सर्प पुल नहीं बना पाएंगे। और सर्प रस्सी फंसाने के लिए तो ऊपर छत कहीं नजर ही नहीं आ रही है। चिकने और गर्म पुल पर अपने भारी शरीर को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ नागराज वो जोखिम भरा रास्ता पार करने लगा, लेकिन दुश्मन को शायद नागराज को इसी हरकत का इंतजार था। अब यहाँ से आगे तू नहीं जा पाएगा नागराज, हमको तेरे यहाँ तक पहुँच जाने का पूरा भरोसा था। ओह, उड़न सर्प! हाँ, उड़न सर्पों की टोली। हमको यहाँ पर सिर्फ
तुझे ही रोकने के लिए तैनात किया गया है। ये मुझे लावे में गिराने की कोशिश कर रहा है। यानी या तो इनके अंदर सुंको जैसी ऊर्जा छोड़ पाने की शक्ति नहीं है, या वो शक्ति यहाँ पर काम नहीं करती। तो दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहा है नागराज, तो इस वक्त पाताल लोक की सीमा में है, और हमारी उष्मा ऊर्जा छोड़ सकने की शक्ति इस सीमा से बाहर ही काम करती है। पर यहाँ उसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम सतह के प्राणियों के मुकाबले हम पृथ्वी के केंद्र के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, और इसी कारण हमारा वजन भी सतह के प्राणियों से ज़्यादा होता है, और शक्ति भी। हम लोगों की शारीरिक शक्ति ही तुझे पीस डालने के लिए पर्याप्त है। ओह, इसी कारण सुंको में इतनी अधिक शारीरिक शक्ति थी, और यही कारण है कि मुझे अपना वजन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मेरी विस्फोटकार भी यहाँ असरकारक सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तो लावे की गर्मी उसे ऊपर उड़ाए दे रही है, और दूसरा ये उड़न सर्प उड़कर फुंकार से दूर होते चले जा रहा है। इस स्थिति में मैं सिर्फ अपना बचाव कर सकता हूँ, हमला नहीं कर सकता। हमला करने के लिए मुझे अपनी पोजीशन को बदलना होगा। नागराज उस चिकने स्तंभ जैसे पुल पर अपना संतुलन बनाकर खड़ा हो गया। अगर तुम में अति मानवीय शक्ति है तो मुझ में भी नाग शक्ति है उड़न सर्पो, और तुम लोगों को रास्ते से हटाने का तरीका भी मुझे आता है। फू आ नागफनी सर्प के शिकंजे में फंस जाने के बाद वो उड़न सर्प अब नागराज की विस्फुंकार के रास्ते से नहीं हट सकता था। एक सर्प रास्ते से हट चुका था, और दूसरे का सिर झंझरा रहा था, लेकिन तीसरा सर्प नागराज के पेट तक जा पहुंचा था। नागराज लड़खड़ाया, और वो मौत को टाल पाया तो सिर्फ अपने हाथ की सतह पर चिपका पाने की शक्ति के कारण, लेकिन शायद सिर्फ कुछ ही पलों के लिए, क्योंकि चोट खाया नाग भी संभल कर दूसरे नाग के साथ नागराज को लावे में गिराने के लिए बढ़ रहा था। तभी जैसे बिजली सी चमक उठी, जो दोनों नागों के शरीर से टकराकर उसको बेहोश करती गई, एक खास आकृति में तब्दील हो गई। शक्ति, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? तुमने सुंको को कहीं देखा था ना? बस तुम्हारी उसी मानस तरंग को तुम्हारे सूक्ष्म नाग ने पकड़ लिया, और वही तुम्हारी मानस तरंग का पीछा करता 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 बॉम्बे के एक रास्ते तक मुझे यहाँ तक ले आया। लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लगता है कि मैं बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पहुँची हूँ। शक्ति, हाँ शक्ति, यहाँ पर जो कुछ मैंने देखा और सुना है उससे यही समझ में आता है कि पृथ्वी पर आई तबाही में पाताल लोक के नागों का हाथ है, लेकिन कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। पाताल लोक तो हम लोग पहुँच ही चुके हैं नागराज, अब आ गए हैं तो कारण भी पता कर लेंगे और उसका निवारण भी कर लेंगे। आओ, ये पुल तो हम लोगों ने पार कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है शक्ति। इधर संभल कर उतरना काफ़ी तिरछा ढलान है, और चट्टानें भी काफ़ी चिकनी है, शायद लावे से बनी ग्रेफाइट की चट्टानें हैं। नागराज और शक्ति ने कदम तो बहुत संभाल कर बढ़ाया था, लेकिन दोनों ही चिकनी सतह पर अपना संतुलन कायम नहीं रख सके। दोनों ही ना जाने कितनी गहराई तक फिसलते चले गए। उफ, ना जाने कब खत्म होगी ये ढलान जल्द ही खत्म हो गई। ओह, ये कहाँ पर आकर रुके हैं हम? यहाँ पर आकर तो मुझे अपना वजन इतना बढ़ा हुआ लग रहा है कि हाथ पैर हिला तक पाना मुश्किल लग रहा है। तुम लोग पाताल लोक के केंद्र में आकर रुके हो नागराज, और तुम लोग धरातल के पहले मानव होगे जिनकी कब्र की गहराइयाँ 6 फुट के बजाय 250 किलोमीटर होगी। ये धमकी सिर्फ पाताल लोक के नाग ही दे सकते हैं, मगर धमकी के साथ साथ ये भी बता दो कि आखिर तुम लोग पृथ्वी पर कहर क्यों बरसा रहे हो? इसका उत्तर तो सिर्फ महाराज तक्षक ही दे सकते हैं नागराज। अगर तो उन तक पहुंच सके तो हम तो तुझे सिर्फ मौत ही दे सकते हैं। इन हथियारों से बचने के लिए मैं फुर्ती से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर तलवार या खड़ग जैसे किसी वस्तु से मेरा कोई अंग कट गया तो उसे मेरी कोई भी शक्ति जोड़ नहीं पाएगी। तुम अपनी विस्फुंकार का प्रयोग करके इनको एक साथ बेहोश कर सकते हो नागराज।
हम लोग इस वक्त बंद सुरंग में है शक्ति। विस्फोटक का प्रयोग करने से विष लहर इस पूरी सुरंग में भर जाएगी और उससे इनके साथ साथ तुम्हारा भी जान का खतरा पैदा हो जाएगा और मुझे इतने वजन का अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगेगा। और तो फिर इनके हथियारों का जवाब मैं खुद देती हूँ नागराज। पृथ्वी के इतनी अंदर तो धातु के कण हर जगह मौजूद होंगे। शक्ति का हाथ चट्टान पर कस गए और उसमें निकली तीव्र उष्मा धातु को हथियार का रूप देने लगी और दोनों तरफ से हथियारों का तेज आदान प्रदान होने लगा। मेरे हथियार ज्यादा असरकारक सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं नागराज, क्योंकि ये नाग चट्टानों के पीछे छिपकर हमला कर रहे हैं। हथियार चट्टानों से टकराकर बेकार हो रहे हैं और यहाँ पर की धातु भी तेजी से खत्म होती जा रही है। यह नाग आगे बढ़कर हमें घेरने की कोशिश में है। अगर ये ज़्यादा पास आ गए तो संख्या अधिक होने के कारण इस संकरी सुरंग में ये हम पर भी काबू पा सकते हैं। इनको पीछे धकेलना होगा। अगर यहाँ पर मेरा वजन बढ़ गया है तो मेरी शक्ति भी कुछ ना कुछ तो बढ़ी ही होगी और अब मैं उसी ताकत के सहारे इनको पीछे खदेड़ दूंगा। नागराज के दोनों कलाइयों में से सर्प निकलकर एक दिलचस्प आकार से जुड़ने लगे। ये क्या नागराज, देखने में तो ये गुलेल जैसी चीज लग रही है। तुमको एकदम ठीक लग रहा है शक्ति, लेकिन इस सर्प गुलेल में कंकड़ नहीं चट्टानें भरी जाएंगी जिनको अब मैं आराम से उठा सकता हूँ और उन चट्टानों के वार से इन सर्पों को पीछे हटना ही पड़ेगा, वरना ये जान से हाथ धोएंगे। सर्प गुलेल से चट्टाने एक के बाद एक छुटकर मिसाइलों की तरह सर्पों के छिपने के ठिकाने पर गिरने लगी और इन हमलों ने सर्पों के छक्के छुड़ा दिए। उनके पास पीछे भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सारे के सारे सर्प सुरंग में पीछे की तरफ भागे और उस सुरंग का अंत होता था महानाग तक्षक के विशेष दरबार में। महाराज तक्षक, हमें बचाइए, वे दोनों मानो तो अद्भुत शक्ति वाले हैं। मैं जानता हूँ, सब देख चुका हूँ मैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वे तुम्हारे ठीक पीछे आ रहे हैं। आओ नागराज, आओ, तक्षक की बधाई स्वीकार करो और शोक संवेदनाएं भी। ओह, तो तुम हो तक्षक, पृथ्वी पर आए विनाश के कर्ता धर्ता। लेकिन ये बधाई और शोक संवेदनाएं एक साथ क्यों? बधाई इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी मानो जहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया वहां तक तुम लोग पहुंच गए हो, और शोक संवेदनाएं इसलिए क्योंकि अब आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम यहाँ पर मौत की नहीं शांति की बात करने आए हैं। हम तुमसे सतह पर आई तबाही का कारण जानने और उसे रोकने की प्रार्थना करने आए हैं। हम कीड़ों से बात नहीं करते, उनको अपनी पादुकाओं के नीचे मसल देते हैं। ठहरो, इसकी बात तो सुन लो, फिर चाहे जो निर्णय करना। सुनने को ही क्या है, ये हमसे जान बचाने की भीख मांगेंगे और क्या। साएं। नागराज कभी जान की भीख नहीं मांगता तक्षक। नागराज के प्रतिद्वंदी उससे प्राणों की भीख मांगते हैं। ओह, तो मुझ पर इन सपोलों से हमला कर रहा है, पर ये तो मेरे शरीर के पसीने के गंध से ही मर जाएंगे। देखा, मर गए। इतना जहरीला है तक्षक, मेरा एक फूंकार से हरा भरा पेड़ भी ठुंड में बदल जाएगा। बहुत गुमान है तुझे अपने जहर पर। चल देख लेते हैं कि किसका जहर तीक्ष्ण है। नागराज की तीव्र विस्फुंकार तक्षक की तरफ लपकी और तक्षक लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा। ओह, सचमुच तेज जहर है तुझमें। इतना तेज जहर तो सिर्फ देवकालजयी के पास है, जो उसको शंकर भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। जरूर तुझमें कालजयी का जहर है। पहली बार मुझे टक्कर देने वाला प्राणी मिला है। अब आनंद आएगा इस युद्ध में। नहीं, इन फुंकारों के टकराव से यहाँ खड़े हर प्राणी की जान को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। फुस। तक्षक के दयालु रूप का सोचना सही था। दोनों के विष फुंकारों के टकराव से विष का भीषण लहरें वातावरण में फैल गई थी। तक्षक के नागों के साथ साथ शक्ति भी अपने होश खोकर भूमि पर आ गिरी। इसका जहर मेरे जहर से थोड़ा सा अधिक तीव्र है। इसको मैं अकेला झेल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने शरीर में बसने वाले असंख्य नागों की मदद लेनी होगी।
तक्षक की फुंकार नागराज के जहर को काटती हुई जब तक नागराज तक पहुंची, तब तक नागराज के शरीर पर असंख्य नाग उभर आए थे तक्षक की फुंकार को पी जाने के लिए। ओह, तेरे शरीर ने मेरे विष के ताप को सोख लिया है, इसलिए तेरे नाग बच गए और फुंकार इतने अधिक नागों में बढ़ जाने के कारण घातक भी नहीं रह गई। अब फुंकार छोड़नी बेकार है। अब तुझ पर अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। वैसे तो अगर मेरे अधिकतर नाग पृथ्वी को भरने ना गए होते तो मुझे अपनी उंगली हिलाने की भी जरूरत ना पड़ती, लेकिन क्या करें, तेरी किस्मत में मेरे हाथों ही मौत लिखी ही है। तक्षक के हाथों से निकलकर मिट्टी की एक लहर सी नागराज की तरफ लपकी और नागराज का शरीर बहुत तेजी से एक बाम्बी में ढकने लगा। ओह, ये क्या, मेरा शरीर भी बाम्बी में ढकता जा रहा है और मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी कल ही शक्ति ने मुझे धातु के एक ऐसे ही खोल में ढक दिया था जैसे मैं सर्प सुरंग बनाकर उससे निकल आया था, वैसे ही इससे भी बाहर। अरे, ये बाम्बी तो मेरे पैरों के नीचे भी है। ना ही मेरे सर्प इससे बाहर निकल सकते हैं और ना ही मैं इच्छाधारी सर्प बनकर। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जा नागराज। लावे कुंड की गर्मी पहले तो इस बॉम्बे खोल को चटका कर तोड़ डालेगी और फिर तेरे शरीर को मोम की तरह गला और जला डालेगी। ये तुमने क्या किया? इस पूरे प्रकरण में हमने अब तक किसी मानव की जान नहीं ली है। तो फिर नागराज को पहली बलि बनने का श्रेय मिलेगा दयालु। अगर इसको जिंदा छोड़ दिया जाता तो हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। तक्षक के दोनों रूपों के बीच बहस जारी थी, लेकिन नागराज को अब इस बहस से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसका शरीर खौलते लावे की तरह बहुत तेजी से घटता जा रहा था और अब मिट्टी का खोल भी चटकना शुरू हो गया था। जब तक नागराज कुछ देख सकने लायक हो पाता, तब तक उसका शरीर खौलते लावे से कुछ ही मीटर दूर रह गया था। ओह, ये आंच तो मेरे शरीर को झुलसा रही है। मेरी सर्प रस्सी भी मुझे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वो इस ताप को सहन नहीं कर सकती। अब सिर्फ एक ही उपाय सूझ रहा है। ऐसा उपाय तो मैंने आज तक नहीं आजमाया। यह आग मेरे शरीर को तो जला सकती है, लेकिन अगर मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को अणुओं में बदल लूं, तो उन पर इस उष्मा का कोई असर नहीं होगा। हालांकि इस रूप में मैं अधिकतम 3 पलों तक ही रह सकता हूँ, लेकिन उन 3 पलों में ही लावे की गर्मी से गर्म होकर ऊपर उठती तेज हवा मुझको इस कुंड के किनारे तक पहुंचा देगी। ऊपर पहुंचते ही नागराज ने फिर से अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उफ, बाल बाल बचा। अगर 3 पलों तक मेरे शरीर कण यहाँ तक ना पहुँचते तो दोबारा इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग तुरंत कर पाना असंभव था। तक्षक को मेरे बचपने का जरा भी आभास नहीं है। इस वक्त उस पर काबू पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नागराज ने हमला तो सही वक्त पर किया था, तड़ाक, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत तक्षक उसका वार बड़े आराम से झेल गया। ओह, तो बच गया। आश्चर्य, अद्भुत नाग मानो है तू। लेकिन तक्षक भी कोई साधारण नाग नहीं है। एक तो तक्षक में वैसे ही पृथ्वी के गर्भ में रहने के कारण अधिक शक्ति है, और दूसरे तक्षक पर नहीं, दो सर्पों और दूसरे तक्षक एक नहीं, 2 सर्पों से मिलकर बना है। हमारा शरीर आपस में तंत्र बंधन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे हर वार में दुगुनी और तुम्हारे हिसाब से 10 गुनी ताकत भरी होगी। तक्षक गलत नहीं कह रहा था, और नागराज को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि वो ना तो तक्षक से जहरीली शक्तियों में जीत सकता है, तड़ाक, और ना ही शारीरिक शक्ति में। ऐसे खामाखा लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार हार तो मेरी ही होनी है। इसको हराने के लिए कोई योजना बनानी बहुत ज़रूरी है, और ऐसी एक योजना मेरे दिमाग में आ रही है। तड़ाक। तक्षक के क्रोध रूप ने अभी अभी अपने बड़बोलेपन में ये बक दिया है कि ये 2 शरीरों को तंत्र बंधनों से मिलाकर बना है। अब मैं इसके शरीरों को अलग कर सकूं तो इसकी शक्ति भी आधी रह जाएगी, और शायद मुझे इसके दयालु रूप से मदद भी मिल सकती है।
अगर तू समझता है कि नाग रस्सी के सहारे उड़कर तू तक्षक से बच सकता है तो ये तेरी भूल है नागराज। मैं बचने की नहीं, हमले की तैयारी कर रहा हूँ तक्षक महाराज। तुमको जमीन पर गिराना है और ये तभी संभव हो सकता है जब मैं अपने शरीर को गति देकर तुम्हारे शरीर से टकराऊं। धाड़ ऐसे। तक्षक ने उठने की कोशिश की, लेकिन नागराज के अगले सटीक वार ने उसको फिर से जमीन सुखा दिया। तक्षक बार बार उठता रहा और नागराज उसको बार बार लिटाता रहा। लगातार इतने भीषण वार तक्षक जैसा शक्तिशाली प्राणी भी नहीं सह सकता था। वो कुछ पलों के लिए बेसुध हुआ और नागराज ने लपक कर उसके एक पैर को अपने हाथों से जकड़ लिया। अब मुकाबला इसके तंत्र बंधन और मेरी शारीरिक शक्ति के बीच का है। अब तक मेरी मांसपेशियां भी बढ़ अब तक मेरी मांसपेशियां भी मेरे बढ़े वजन की आदी होकर और शक्तिशाली हो गई है। पृथ्वी के बच सकने का यही एकमात्र अवसर है कि मैं तक्षक पर विजय प्राप्त करके इसको पृथ्वी पर विनाश रोकने और इमारतों को उनकी अपनी जगह पर फिर पहुंचाने के लिए मजबूर कर दूं। और ये काम सिर्फ इसके दोनों शरीरों को अलग अलग करके किया जा सकता है। नागराज ने अपने शरीर की शक्ति का एक एक कतरा तंत्र बंधन को तोड़ने में लगा दिया और आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो गई। तंत्र शक्ति का बंधन नागराज की शारीरिक और इच्छाधारी शक्ति के अचूक संयोग के आगे हार गया था। शक्ति भी अब तक होश में आ चुकी थी। बस नागराज, अब मैं इस दुष्ट के दोनों भागों को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जलाकर राख कर दूंगी। ठहरो, हमको कमजोर या कायर ना समझो। हम अब भी तुम लोगों का मुकाबला आराम से कर सकते हैं, पर पहले मैं तुमको इस विनाश का कारण बताना चाहता हूँ ताकि तुम लोग स्थिति को भली भांति समझ सको। मानव के पृथ्वी पर आने से बहुत पहले हम इसी पाताल लोक में रहते हैं। मानव की प्रगति और उनके कार्यों पर हमेशा हमारी नज़र रही और शुरू में तो हमको मानव से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर जब से मानव ने धातु को खोज लिया तब से हमारी समस्या बढ़ने लगी। उसने बड़ी बड़ी मशीनें और इमारतें बनाने के लिए पृथ्वी के सीनों में खानों को खोदना शुरू कर दिया। पृथ्वी का सीना धीरे धीरे खाली होने लगा और मुसीबत हम पर आने लगी। हमारा पाताल लोक टूटने लगा। भूस्खलन आम हादसा बन गया। हमारे नाग इस हादसे में मरने लगे, लेकिन मानव ने पृथ्वी को खोदना बंद नहीं किया। तब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा कि जिन मशीनों और इमारतों को बचाने के लिए पृथ्वी को खोखला किया गया है, हम उन्हीं से पृथ्वी को फिर से भर दें। और यही काम हम कर रहे हैं। अब बताओ, इसमें हमारी गलती है या मानव की? मुझे बस ये समझ में नहीं आया कि तुम लोग तो पृथ्वी के सैकड़ों किलोमीटर दूर नीचे रहते हो और खाने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 किलोमीटर की गहराई तक है। फिर उनको खोदने से यहाँ की चट्टानें क्यों गिरने लगती है? देखो, ये एक गेंद है जो किसी इमारत के साथ नीचे आ गई थी। इसको चारों तरफ से धागे द्वारा सिला गया है। अब अगर मैं इस सिलाई को उधेड़ दूं तो पूरी गेंद टूट जाएगी। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही है। धातु की खानों ने पृथ्वी को इस सिलाई की तरह जकड़ा हुआ है। अगर इस खान रूपी सिलाई को खोद दिया यानी उधेड़ दिया तो पृथ्वी भी इस गेंद की तरह टूट जाएगी। ओह, समझा। लेकिन इस समस्या का हल क्या है? बिना धातु के तो मानव का अस्तित्व ही संभव नहीं है। मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। मुझे यहाँ के सबसे विशाल धातु भंडार तक ले चलो। मैं तुम्हारे और मानव के बीच का झगड़ा मिटा सकती हूँ। ऐसा हो जाए तो फिर हमको और क्या चाहिए? मानव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। जल्दी तक्षक दोनों को एक विशाल धातु भंडार तक ले आया। ये देखो, ये यहाँ का सबसे विशाल धातु भंडार है। इस भंडार में हर किस्म की धातु मौजूद है। बस मुझे भी ऐसे ही धातु भंडार की आवश्यकता थी। अब मैं अपनी असीमित ऊर्जा से इस धातु को पिघलाकर इसको एक ऐसे मोटे लोहे के सरिये का रूप दे दूंगी जो पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से उसी धागे की तरह कस देगा जो क्रिकेट की गेंद को बांधे हुए था। शक्ति के हाथों से असीमित ऊर्जा निकल रही थी और धातु का मोटा सरिया पृथ्वी के सीने को काटता हुआ पूरे पृथ्वी को अपने आगोश में कसने लगा। और फिर बस
तुम्हारी समस्या दूर हो गई महानाग तक्षक। अब मानव जैसा करेंगे खुद भरेंगे। पाताल लोक को अब मानव के कार्यकलापों का खतरा कभी नहीं होगा। कमाल है, ऐसा चमत्कार हो सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्रोध ने मेरी आंखों पर पट्टी बना बांध दी। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ नागराज। मुझे भी तुम्हारे तंत्र बंधनों को तोड़कर तुम्हारे शरीरों को अलग अलग करने के लिए खेद है तक्षक। मामूली बात है नागराज, हमें तंत्र बंधनों द्वारा जुड़ने में एक पल से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मैं पृथ्वी की सतह से नीचे लाई गई हर वस्तु को फिर से उसकी जगह पर पहुंचा दूंगा। हमको भी अब चलना चाहिए। मेरा हाथ पकड़ लो नागराज। शक्ति का शरीर शरीर फिर से ऊर्जा रूप में बदलने लगा और तक्षक की विस्फारित आंखों के आगे शक्ति और नागराज फिर से सतह की तरफ बढ़ चले। सतह पर भी सब कुछ फिर से सामान्य हो रहा था। चीजें यथास्थान पहुंचने लगी। अरे, पीसा की मीनार फिर से पृथ्वी से बाहर निकल आई, पर ये गई कहाँ थी? ओ, संचार भवन कहाँ से आ गया? सबकी मुश्किलें दूर हो चुकी थी सिवाय चंदा की मुश्किलों के। फिर मिलेंगे शक्ति, अवश्य मिलेंगे नागराज। लेकिन अब चंदा ममता को इतनी देर गायब रहने का क्या कारण बताएगी? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।